बच्चों, आई होप आपकी तैयारी जम के चल रही होगी। आपके साथ हम मिल के आपकी प्रोग्रेस जो है वो चेक कर रहे हैं। देयर इज़ अ टॉपिक गिवन इन द सिलेबस, फैक्टर प्राइसिंग इन द इकोनॉमिक्स टॉपिक। आपके अकाउंट्स एंड फिनांस के सिलेबस में जो इकोनॉमिक सेक्शन आपका है उसमें फैक्टर प्राइसिंग एक टॉपिक गिवन है। फैक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, फैक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड थेरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थेरी एक तो अलग से आपने देखनी है। फैक्टर प्राइसिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने देखने हैं एंड रिकॉर्डियन थेरी ऑफ रेंट आपने देखनी है। रिकॉर्डियन थेरी ऑफ रेंट आपने देखनी है। इन पे आई होप कि ये टॉपिक आपने कवर कर लिया होगा, पढ़ा होगा। तो इस पे हम प्रोग्रेस चेक करेंगे आज, क्योंकि फैक्टर प्राइसिंग एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। फैक्टर प्राइसिंग का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इस पे मैंने कुछ सेट्स, 10 क्वेश्चन 10 MCQ से इस पे काम नहीं बन जाता, तो कुछ सेट्स मैंने लाए हैं, अल्टरनेट सेट्स, 5-6 सेट्स होंगे ये जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, और सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। तो आ जाते हैं पार्ट 1 पे। द फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे ही आना ज़रूरी है, ठीक है। इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है? नीचे ऑप्शंस में फैक्टर प्राइसिंग की डेफिनेशन पूछी है। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर प्राइसिंग का क्या मतलब होता है? इट, डियर स्टूडेंट्स, रेफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ रिवॉर्ड। इट रेफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ रिवॉर्ड्स पेड। जब हम डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से हम रिवॉर्ड्स पेड करें टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, दोज फैक्टर्स विच वी आर यूजिंग एज इनपुट टू प्रोड्यूस एनीथिंग, जो भी हम इनपुट्स डियर स्टूडेंट्स यूज करते हैं टू प्रोड्यूस आउटपुट, वो सारे फैक्टर्स जो हैं उनको किस तरह से हम कैसे डिटरमाइन करें कि उनको अपनी मेहनत का वो रिवॉर्ड मिले, उसे हम फैक्टर्स डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास होते हैं? द फर्स्ट फैक्टर इज लैंड। लैंड को हम रेंट रिवॉर्ड करते हैं। अगर हम लैंड यूज़ करेंगे फॉर एनी पर्पस, हमने मशीनरी लैंड पे लगा ली है, बिल्डिंग लैंड पे लगा ली है, फिर बिल्डिंग को हमने बिल्डिंग में कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, जो लैंड यूज़ कर रहे हैं फॉर द बिजनेस पर्पस, लैंड को हम रेंट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द रिवॉर्ड। रेंट इज नथिंग बट द रिवॉर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर। लैंड है, लेबर है हमारा लैंड के बाद लेबर इज अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर को डियर स्टूडेंट्स हम वेजेस दे देते हैं। we reward wages to the labor for his contribution to the production. Similarly, जो कैपिटल है हमारा, कैपिटल को हम इंटरेस्ट दे देते हैं। जिस तरह से लेबर वेजेस ले लेता है, कैपिटल पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। सिमिलरली एंटरप्रेन्योर को हम क्या देते हैं? एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट दे देते हैं। जो लास्ट पे प्रॉफिट बचता है वो ये एंटरप्रेन्योर खुद को ले जाता है आफ्टर पेइंग रेंट टू द लैंड, वेजेस टू द लेबर एंड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। उसके बाद हम जो एंटरप्रेन्योर फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बचता है वो प्रॉफिट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं हमारे? वो 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन हमारा है कि नीचे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है कंसेप्ट ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ रिवॉर्ड पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको भी ये समझ आ गया होगा। नंबर नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम डायरेक्टली। नंबर नेक्स्ट पे देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश। व्हाट इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड? The question number 2 is, consider the following pairs regarding factors of production and their rewards. अब स्टेटमेंट वाला एक कॉलम वाला क्वेश्चन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक तरफ से है, दूसरी तरफ से रिवॉर्ड्स है। अब ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अगर इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करके दे देता है इस तरह से, तो अब हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। लैंड को हम क्या देते हैं? अभी वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी गिव? लैंड को हम रेंट दे देते हैं, ठीक है। लेबर को हम वेजेस दे देते हैं। कैपिटल पे हम इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे देते हैं। आंसर आप देखते जाइए अपने एंड पे, ठीक है, वो याद रखेंगे आप। नंबर डायरेक्टली वी विल
कम टू द नंबर थर्ड, दिस वाज द सेम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है, इट वाज डिजाइन, जो स्ट्रक्चर क्वेश्चन का था वो डिफरेंटली था, अलग अलग स्ट्रक्चर्स पे आपका क्वेश्चन जो है एमसीक्यू एग्जाम जो आपका होता है दैट फॉलोज डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे जेके एसएसबी के जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में देखा गया उन्होंने एग्जाम का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर दिया था, रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन भी उन्होंने डाले थे, स्टेटमेंट वाले भी डाले थे, कॉलम मैचिंग पेयर्स वाले भी डाले थे, इसीलिए हमारे एक कॉन्सेप्ट पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डियर स्टूडेंट्स, और इस फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के साथ मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड जो है वो कौन सा ऑप्शन ये नीचे दिए गए ऑप्शंस में से है या स्टेटमेंट्स में से है वो हमने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग स्टेट्स, ठीक है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग स्टेट्स, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग स्टेट्स, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है दैट मीन्स distribution, when you are distributing income among factors of production, it this particular concept means functional distribution of income means when you are distributing income among the factors of production for their contribution, for their contribution, जो factors of production है आपके factors of production, अभी हमने सीखा है लैंड है आपका लैंड है, एन से डिनोट करते हैं, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्रेनर है, ठीक है, एंटरप्रेनर, ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जब इनके कंट्रीब्यूशन के लिए आप इनमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उस इनकम के लिए अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में वर्ड यूज़ किया था रिवॉर्ड, जब इनको इनकम आप डिस्ट्रीब्यूट उनमें करते हो उनको अपना रिवॉर्ड देते हो, दैट इज़ नथिंग बट द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कॉन्सेप्ट। डायरेक्टली आप नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फैक्टर मार्केट्स। फैक्टर मार्केट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फैक्टर मार्केट इज डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर मार्केट इसमें हम करते ही क्या है, जो फैक्टर मार्केट से ये डील ही करता है विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ये बात आपने याद रख ली है, दैट इज वन। सेकंड, हाउस होल्ड्स और सप्लायर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्जैक्टली जो हाउस होल्ड्स हैं वो होते हैं सप्लायर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फर्म्स एक्ट एज अ डिमांडर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सही है। अब इसको आंसर तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन के लिए वो बताते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो हाउस होल्ड्स आज से आप याद रखेंगे, हाउस होल्ड्स जो होते हैं आपके ये सप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड जो आपके हैं दे सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी याद रखेंगे आप। जैसे ये हाउस होल्ड लेबर सप्लाई करता है, ये हाउस होल्ड लैंड सप्लाई करता है, ये हाउस होल्ड आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से एंटरप्रेन्योर भी यहीं से निकलेगा, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट जो है ये हाउस होल्ड सप्लाई करता है। आ जाते हैं फैक्टर मार्केट डील्स विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स। जो रिसोर्सेज प्रोडक्टिव हों वही प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे, फैक्टर मार्केट इसी के साथ डील कर रहे हैं। स्टेटमेंट भी सही है। जो फर्म्स हैं वो जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फर्म्स बैठी होती हैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिमांड करने के लिए। दे डिमांड दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर फर्दर प्रोडक्शन, सो दैट वो प्रोडक्शन कर पाए फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स। फर्मर्स दे डिमांड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो दैट कि वो प्रोडक्शन कर पाए, दैट इज़ वाई उन्हें हम डिमांडर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आई होप कि आपको याद रहेगा। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। कौन सा ऐसा नीचे ऑप्शंस में है वो ऑप्शन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर नहीं किया जाता है। यहाँ पे एग्जामिनर ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से दिया है, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो आप याद रखेंगे आपके जो जितने भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तो पहले इंस्टेंस पे आप याद रखेंगे। लैंड है आपका
लेबर है आपका, ठीक है, कैपिटल है, उसे के से डिनोट करेंगे हम, और आपका एंटरप्रेनर है, ये याद रखेंगे। और लैंड, लेबर, एंटरप्रेनरशिप तो आपकी आ गई। इन्फ्लेशन इज नॉट कंसिडर्ड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये तो पहले आप याद रखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नंबर नेक्स्ट पर डायरेक्टली हम आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग पे की इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आप फैक्टर प्राइसिंग करते हैं, आपकी जो रिसोर्स एलोकेशन है ये भी एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है? एफिशिएंट हो जाती है। द स्टेटमेंट इज ट्रू, एलोकेशन रिसोर्स एफिशिएंटली हो जाते हैं। इट इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्शन डिसीजन ऑफ अ फर्म। किस पे इन्फ्लुएंस करता है कि आपने किस फैक्टर को कैसे रिवार्ड, कितना रिवार्ड देना है, ठीक है, कितना रिवार्ड देना है, विच मीन्स इट इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्शन डिसीजन ऑफ अ फर्म। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ये भी सही है। इट हैज़ नो रिलेशन विद द इनकम इनइक्वालिटी इन एन इकोनॉमी। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर प्राइसिंग हैज़ रिलेशन, इट हैज़ रिलेशन विद द इक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी इन एन इकोनॉमी, विच मीन्स कि आप लेबर को कितना दे रहे हो, लैंड पे कितना आप रिवॉर्ड दे रहे हो, एंटरप्रेनर को कितना मिल रहा है, कैपिटल पे कितना मिल रहा है। अगर इस पे फैक्टर प्राइसिंग में ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन ना हो पाई, हमने एंटरप्रेनर को प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया, लेबर को कम दे दिया, लैंड पे हमने इंटरेस्ट कम दे दिया, कैपिटल पे ज़्यादा दे दिया, तो इनकम कहीं और चली जाएगी, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल में चली जाएगी, ठीक है, और बाकी सेगमेंट को बहुत कम इनकम मिल जाएगी, तो इकोनॉमी में इनकम इनइक्वालिटी आ जाती है। दिस इज़ रियलिटी विद द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ डियर स्टूडेंट्स। जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ है उनमें यही देखने को मिला है कि जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा इनकम है बिजनेसमैन के, जो लेकिन जो वर्कर्स हैं वहाँ के, उन्हीं कंपनीज़ में या फर्म्स में काम करने वाले, वो उतने वेल ऑफ नहीं हैं। दिस इज़ वायर फैक्टर प्राइसिंग हैज़ अ रोल इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, उसका रोल है। इनकम इनइक्वालिटी के साथ इसका रोल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ये भी आपने याद रख लेना है। सो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ याद रखेंगे, इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए क्योंकि जो फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इंडस्ट्रीज़ या फर्म्स जो हैं वो लेबर्स को कम पे ना करें, जिसकी वजह से इनकम उनको कम ना दे, उनको अपना रिवॉर्ड, लेबर को अपना रिवॉर्ड या लैंड पे रिवॉर्ड कम ना दे, ताकि इनकम इनइक्वालिटी इकोनॉमी में ज़्यादा ना बढ़े। व्हाट इंडिया हैज़ डन, एक एक्ट आया है इस पर, मिनिमम वेज एक्ट आया है इंडिया में, ठीक है, मिनिमम वेज एक्ट इन द ईयर अंडर कोड्स ऑन वेजेस 2009, आप 2019 में आप देखेंगे। मिनिमम वेज एक्ट तो पहले से आया है, ये गवर्न किया जाता है अंडर कोड्स। मिनिमम वेज एक्ट जो है इट इज़ गवर्नड अंडर कोड्स ऑन वेजेस, ठीक है, 2019। मिनिमम वेज एक्ट के तहत क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरीज है, कैटेगरीज ऑफ लेबरर्स, ठीक है, जो कैटेगरी ऑफ लेबर्स है उनमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किस लेबर को, किस काम, जो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड लेबर है, ठीक है, उनको कितना पे करना चाहिए मिनिमम, वो इस एक्ट में वो क्लॉजेस दिए गए हैं, वो सेक्शंस गिवन है। क्यों दिए गए हैं, क्यों ये एक्ट लाया गया? इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो प्रॉफिट प्रोडक्शन करने के बाद प्रॉफिट सारा सबसे ज़्यादा खुद को ना ले जाए, लेबरर्स को बहुत कम रिवार्ड ना दे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। दैट इज़ वाई कि टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इन एन इकोनॉमी, मिनिमम वेज एक्ट जो है ये हिंदुस्तान में काम कर रहा है। योर क्वेश्चन वाज कि कौन सा स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या है? इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर रिसोर्स एलोकेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्शन डिसीजंस ऑफ अ फर्म, इट इज़ इंपॉर्टेंट because it has a role in income inequality, it does not have role, it have no relation, ये statement गलत है, it has relation with income inequality that we try to understand। थोड़ा सा discussion उस पर भी हमने कर लिया है। coming to the number next question number 7 is इन इकोनॉमिक्स वेजेस आर रिगार्डेड एज द रिवॉर्ड फॉर। इकोनॉमिक्स में जो वेजेस हमारे रहते हैं डियर स्टूडेंट्स, वेजेस को हम रिवॉर्ड मानते हैं। किसका रिवॉर्ड मानते हैं? लेबर का रिवॉर्ड मानते हैं, ठीक है। और
बता दें डियर स्टूडेंट्स, वेजेस जो हैं, वेजेस ये दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है मनी वेज। मनी वेज सिंपली जो इन द ऑफ जो लेबर आपका है, लेबर ने काम किया, उसको रिवॉर्ड आपने डायरेक्टली मॉनेटरी फॉर्म में दे दिया है, आपका मॉनेटरी वेज हुआ। दूसरा आपका है रियल वेज। रियल वेज, ये कॉन्सेप्ट्स आई होप आपको पता होंगे। अगर इफ़ यू आर वेल वर्सड विद दीज कॉन्सेप्ट्स तो कमेंट्स में हमारे साथ भी लिखते चलें कि ये रियल वेज क्या होता है, मॉनेटरी वेज क्या होता है। आपका भी रिवीजन हो जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। आ जाते हैं कि नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 डियर स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस प्रोडक्ट मार्केट फ्रॉम फैक्टर मार्केट। देयर आर two types of, there are multiple types of market, but here we are talking about two types of markets, product market and factor market। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमने बता देनी है। डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रोडक्ट मार्केट जो है इट इन्वॉल्व्स, योर प्रोडक्ट मार्केट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपके गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस वो होते हैं जो अब तैयार हुए हैं, रेडी बैठे हैं, जिनको अब हम कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे जो टी शर्ट किसी दुकान में बनी हुई है अब, ठीक है, दुकान पे बनी हुई, उसे अब हम जाके खरीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट टी शर्ट इज़ रेडी फॉर कंजप्शन। एनी गुड विच इज़ रेडी फॉर कंजप्शन इज कॉल्ड फाइनल गुड, और एनी सर्विस दैट इज़ रेडी फॉर कंजप्शन ऑफ द कंज्यूमर्स दैट इज फाइनल सर्विस। वो आप याद रखेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट जो है दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जो आपका फैक्टर मार्केट है इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है। जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पे आप डीलिंग करते हैं वो फैक्टर मार्केट में होता है। प्रोडक्ट मार्केट ऑफ के एक्सचेंज पे इट डील्स विद और इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फॉर योर क्लैरिफिकेशन, जब आप जो आपका प्रोडक्ट मार्केट होता है, योर प्रोडक्ट मार्केट, इस पे आप सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये इन्वॉल्व करता है। दिस मार्केट इज इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपके इनपुट्स होते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव इनपुट्स, व्हाट डू वी यूज इन इकोनॉमिक्स, प्रोडक्टिव इनपुट्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द एंटरप्रेन्योर फॉर द प्रोडक्शन। जो आपके प्रोडक्टिव इनपुट्स हैं इनकी सेल सेल में इन्वॉल्व आपका रहता है फैक्टर मार्केट। व्हाट डू वी डू इन द फैक्टर मार्केट? फैक्टर मार्केट में हम सेल करते हैं किन चीज़ों की? प्रोडक्टिव इनपुट्स की। सेल एंड परचेज ऑफ इनपुट्स होती है फैक्टर मार्केट में, एंड सेल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज डन इन द दिस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है। सो इनपुट्स कौन कौन से हैं आपके, वो आपको हम बता चुके। व्हाट आर द डिफरेंट ये इनपुट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाइंग ब्रेड दैट टेक्स प्लेस, दिस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द, जब आपको ब्रेड खरीदना है तो प्रोडक्ट मार्केट में आप करते हैं। आपको वर्कर्स को हायर करना है, दिस एक्सचेंज विल टेक प्लेस इन द प्रोडक्ट मार्केट, एंड योर वर्कर इज लेबर एंड लेबर इज इनपुट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ज़्यादा मगजमारी की करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए हमें, ठीक है। कमिंग टू द नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखने हैं और उसके बाद हमें बता देना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, और अकॉर्डिंगली हमें पिक करना है आंसर। स्टेटमेंट पहला, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज जनरली ड्रिवन डिराइव्ड डिमांड। डियर स्टूडेंट्स, डिराइव्ड डिमांड क्या होती है? डिराइव्ड डिमांड क्या होती है? आई होप कि आपको पता होगा कि डिमांड क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। और डिराइव्ड डिमांड भी एक टाइप ऑफ डिमांड है, तो ये डिराइव्ड डिमांड क्या होती है ये भी आपको पता होगा। मैं रिज्यूम करके चलता हूँ, यहाँ से रिमाइंडर्स और रिकैप्स हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, डिराइव्ड डिमांड है कि आप डिमांड डायरेक्टली, आपको कोई चीज़ डिमांड करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कार खरीदनी है, आप कार को डायरेक्टली डिमांड नहीं करते हो। देयर इज़ डिमांड फॉर एनी अदर थिंग, मान लीजिए डिमांड पेट्रोल की है, ठीक है, पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। नहीं, उल्टा इसको कर देते हैं, मैं साथ साथ में लेक्चर
देते हुए मैं एग्जाम्पल्स बना रहा हूँ तो उल्टा पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल का पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। अगर पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई तो उससे क्या होगा कि उससे जो पेट्रोल पंप्स है वो ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, विच मीन्स कि डिमांड फॉर पेट्रोल हैज़ इंक्रीज्ड। ये डिमांड पेट्रोल के लिए इंक्रीज हुई है, पेट्रोल पंप्स के लिए इंक्रीज नहीं हुई है। When the demand for something, for X thing has increased, that demand has increased the demand of any Y thing. The demand for Y is called the derived demand. The demand, in this case, the demand for Y is called a derived demand. यहाँ पे derived demand पेट्रोल पंप्स की मानी जाएगी, क्योंकि पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई तो पेट्रोल पंप्स और बनने लगेंगे, पेट्रोल पंप्स और बनने लगे। पेट्रोल पंप्स की डिमांड किसी ने नहीं की, पेट्रोल की डिमांड की। The consumers has demanded more, they had demanded petrol more, demand जो बड़ी है, the demand has increased in favor of petrol. For that डिमांड पेट्रोल पंप्स की ज़्यादा बढ़ गई, पेट्रोल पंप्स की ज़्यादा बढ़ गई, तो इन दिस केस द डिराइवर्ड डिमांड किसकी मानी जाएगी, इज़ द पेट्रोल पंप्स की, वो डिराइवर्ड डिमांड मानी जाती है, ठीक है, वन। अब लेबर्स पे आ जाते हैं, फैक्टर प्राइसिंग की हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, जब मान के चलते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लॉथ्स की, कपड़ों की, मॉडर्न डिज़ाइन के कपड़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। जब कपड़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है तो इन कपड़ों की डिमांड को एड्रेस करने के लिए, बनाने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेबर की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन लेबर की डिमांड डायरेक्टली कंज्यूमर ने नहीं किया कि मुझे लेबर चाहिए, उसने कहा कि मुझे कपड़े चाहिए, ठीक। कपड़ों की डिमांड बनने की वजह से लेबर की डिमांड बढ़ गई। इन दिस केस फॉर द लेबर इट इज़ डेराइवर्ड डिमांड। तो आई होप ये स्टेटमेंट मैं क्लियर कर पाया हूँ। डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डेराइवर्ड डिमांड, ये स्टेटमेंट सही है, और ये डेराइवर्ड डिमांड का कॉन्सेप्ट भी आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट डेराइवर्ड डिमांड, तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर में इन्फ्लुएंस इट्स रिवार्ड। ऑब्वियसली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो उसको जो मिलने वाला रिवार्ड है वो भी बढ़ जाएगा, इन्फ्लुएंस करेगा, विच मीन्स वो भी बढ़ जाएगा। प्रोडक्टिविटी एक फैक्टर की बढ़ी, इसकी प्रोडक्टिविटी एक फैक्टर की बढ़ी, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, डिमांड भी बढ़ी, तो इसकी इनकम जो है या रिवार्ड ऑफ कह लें वो भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो ये भी दिस में साउंड कॉमन सेंस, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। कमिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, फैक्टर प्राइसिंग थेरीज मेनली फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग कंज्यूमर्स, तो ये गलत है। The factor pricing theory does not mainly focus on, it focuses on distribution of national income among consumers, but it does not mainly focus on, ठीक है, इस वर्ड को स्ट्रेस देके आपको समझना पड़ेगा। तो एट फर्स्ट इंस्टेंस तो ये याद रखेंगे कि कंज्यूमर्स के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है फैक्टर प्राइसिंग का। अब अगर इसे आप लेबल लें कंज्यूमर्स को in the equation, then it does not mainly focus on factor pricing theories, mainly does not focus on the distribution of income among consumers। ये अब याद रखेंगे, आपके पहले दो स्टेटमेंट सही है तो कहीं ना कहीं लिखा होगा। हम आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज क्वेश्चन नंबर 10। लेक्चर अगर बड़ा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा बातें हो रही है तो मुझे बता दिया करें आप कमेंट्स में कौन सी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, सो दैट मैं करूँ आपके लिए बेस्ट ला पाऊँ और बेस्ट पॉसिबल असिस्टेंस कर पाऊँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर इन एन इकॉनमी में लेबर की जो डिमांड है डियर स्टूडेंट्स वो इंक्रीज़ होने वाली है। नीचे दिए गए में से कौन सा वो ऑप्शन है जो एक पॉसिबल रीज़न है फॉर इंक्रीज ऑफ डिमांड फॉर द लेबर, ठीक है, जो लेबर की डिमांड है उसे इंक्रीज करने के लिए नीचे ऑप्शंस में से कौन सा एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है वो हमने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, जब एक लेबर की, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जब एक लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, इसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो आप ये भी याद रखेंगे उसका रिवार्ड भी बढ़ जाता है, विच मीन्स द वेजेस वी पे टू द लेबर, द रिवार्ड वी पे टू दैट दिस पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट टू इंक्रीजेज बिकॉज इसकी डिमांड बढ़ गई है क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो ऑप्शन बी ऑफ का यहाँ सही ऑप्शन है, ठीक है। सो आ जाते हैं डिक्लाइन इन डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। व्हेन देयर विल बी डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स, देयर इज डिक्लाइन इन द डिमांड, ठीक है, इन द मार्केट, डिमांड कम है तो ऑब्वियसली मार्केट में कोई
चीज़ें ख़रीदना ही नहीं चाहता, तो हम लेबर को ला के क्या करेंगे, लेबर की डिमांड भी कम होती चली जाएगी, लेबर की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, सिमिलरली लेबर की जो इनकम है या रिवार्ड है वो भी कम होता जाएगा। ठीक है, दिस वर्क्स लाइक दिस। ठीक है, तो राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ओनली, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अगर सिर्फ एग्जामिनर ने यहाँ पे दिया होता कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपकी ड्यू टू, अगर स्टेटमेंट यहाँ पे होता, ये वाला सी वाला स्टेटमेंट ऐसे होता कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती, सिर्फ इतना दिया होता तो ये स्टेटमेंट सही था। लेकिन स्टेटमेंट ऐसा है कि राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ओनली, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ते जाएंगे, ओनली लिखा है लास्ट पे, तो ये केस नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है बिकॉज डिमांड इन द मार्केट फॉर द फाइनल गुड्स और गुड्स डिक्रीजेज, डिमांड फॉर लेबर विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि अब हमें लेबर ज़्यादा चाहिए नहीं क्योंकि डिमांड बाहर नहीं है। तो सिमिलरली रिवार्ड और इनकम फॉर द लेबर दैट विल इंक्रीज, और द लेबरर्स विल बी फाइड फ्रॉम द फर्म्स। ठीक है, वो कम अब लेबर लगाए जाएंगे फर्म्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में और एनी ऑफ द रेलिवेंट इंडस्ट्री, तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट उससे बढ़ जाएगी। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द केस, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, बी आपका सही है, बी को आप हाईलाइट करते हुए जाएंगे, ये आपका आंसर है। तो हम और एक ऑप्शन देख लेते हैं, कंप्लीट ऑटोमेशन विदाउट प्रोडक्शन एक्सपेंशन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस वॉज द फर्स्ट सेट ऑन द टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर प्राइसिंग, मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी, रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट, उसमें ये पहला सेशन था। कुछ और सेशंस हम लाते रहेंगे सो दैट ये पूरा टॉपिक कवर हो जाए, उसमें रिकॉर्डिंग थ्योरी भी आ जाए, मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी आ जाए, फैक्टर प्राइसिंग पे कुछ और सेशंस आ जाए, ताकि आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाए कि किस तरह से एग्जामिनर कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस आपको दे सकता है।